ठीक है, मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ। ईशान ने कहा। इस दौरान तुम इसी स्काई आइलैंड पर रहोगे। इस बार बहुत सारे लोग लाए गए थे, इसलिए ईशान ने सबको एक काम सौंपा और शहर में घूमने को कहा। अगर उन्हें कुछ भी अजीब लगे तो कार्रवाई करने से पहले उन्हें रिपोर्ट करनी थी। फिर ईशान राघव चौहान को लेकर भूमिगत खंडहर में चला गया। सच कहूं तो फुजितोरा के लिए पोनेग्लिफ की कल्पना करना पहली बार था। हालांकि वह अपनी आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन उसकी अवलोकन शक्ति हकी इस पत्थर की रूपरेखा को समझ सकती है। केनबुनशोकु हकी उपयोगकर्ता को छठी इंद्री प्रदान करता है, जो उन्हें दूसरों की उपस्थिति, शक्ति और भावनाओं को महसूस करने की अनुमति देता है। इसलिए जब वह भूमिगत तहखाने में आया तो वह ईशान को यह बताते हुए चौंक गया कि वह पोनेग्लिफ से एक धीमी अस्पष्ट आवाज सुन सकता है। इन्हें किसने बनाया? राघव चौहान ने हाथ बढ़ाकर शिलालेख को छुआ और आह भरते हुए बोले, इन स्तंभों के जरिए वे आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे नहीं पता। ईशान ने स्तंभ की ओर देखा और कहा, शायद हमें तब पता चलेगा जब सारे राज खुल जाएंगे। उसके बाद ईशान ने राघव चौहान से कहा, अंकल, आपको इस स्काई आइलैंड पर रहना होगा और वरुआ लड़के पर नजर रखनी होगी। उसे कड़ी मेहनत करनी होगी और पूरे शहर की मरम्मत करनी होगी। राघव चौहान ने अजीब अंदाज में कहा, तुम्हारा क्या हाल है? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं किसी को ढूंढने जा रहा हूँ। ईशान बोला। मुझे इस पत्थर में क्या है, यह जानने की तीव्र इच्छा है। अगर यह महत्वपूर्ण है तो मैं इसे छिपा दूंगा, लेकिन अगर इसकी सामग्री अप्रासंगिक है तो मैं इस पत्थर का फायदा उठाने का इरादा रखता हूं। इसकी विषय वस्तु क्या है? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो प्राचीन ग्रंथ की व्याख्या कर सकता है? राघव चौहान थोड़ा हैरान हुआ। बस इतना कह दूं कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो एक आदमी को जानता है। XD। उसे लगा कि ईशान नाम के इस युवक को समझना बहुत मुश्किल है। वह अक्सर कुछ हैरतअंगेज हरकतें करता है। हाँ, मुझे डर है कि तुम भी उसे जानते हो। ईशान मुस्कुराया और बोला, उसका नाम निको ऋतु है। तुमने उसके बारे में सुना होगा। राघव चौहान ने भौहें चढ़ाई और कहा, शैतानी बच्ची। मैंने सुना है कि उसने बचपन में 6 युद्धपोत नष्ट कर दिए थे। फुजितोरा की उम्र के हिसाब से उसने निको रॉबिन की कहानी और इनाम के बारे में जरूर सुना होगा। विश्व सरकार ने एक बच्चे के लिए 79 मिलियन बेरीज की पेशकश की थी। उस समय यह बहुत बड़ी बात थी। कई लोग जो उसके इनाम के लालची थे, सोचते थे कि बच्चे को पकड़ना आसान होना चाहिए, इसलिए पूरी दुनिया उसे ढूंढ रही थी। राघव चौहान हमेशा से ही भटकता रहा है, लोगों की बातें जरूर सुनता रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उस बच्चे के बारे में उसकी धारणा खराब थी। राघव चौहान ने ईशान से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे ओहारा की असली कहानी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब विश्व सरकार ने बस्टर कॉल का इस्तेमाल करके ओहारा को नक्शे से मिटा दिया तो उन्होंने उसके सिर पर इनाम रखने का सुझाव दिया और उसे पकड़ने के लिए मरीन और एजेंट भेजे। सच छिपाने के लिए यह झूठ फैलाया गया कि उसने 6 जहाज डुबोए थे। इसलिए दुनिया को बस यही एक झूठा अपराध पता है। इस बच्ची की असली कहानी सिर्फ अंदरूनी जानकारी रखने वाले ही जानते हैं। यह देखकर कि राघव चौहान को उसका असली अतीत नहीं पता, ईशान का उसे फिलहाल स्थिति समझाने का कोई इरादा नहीं था। उसने बस इतना कहा, हाँ वही है, इसलिए इस दौरान मुझे यह इलाका छोड़ना पड़ सकता है। इसमें कई महीने लग सकते हैं, इसलिए अंकल राघव चौहान, आपको बहुत परेशानी हो सकती है। फिर भी मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ।
चूंकि आपने फैसला कर लिया है तो आगे बढ़े और निश्चिंत रहें। राघव चौहान ने कहा, मैं हमारे समुद्री डाकू समूह का उपकप्तान हूं, इसलिए आपके जाने से स्वाभाविक रूप से समूह और हमारे मामलों का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। राघव चौहान की यह बात सुनकर ईशान बहुत खुश हुआ। राघव चौहान को अपने ग्रुप में शामिल करने पर जोर देना वाकई समझदारी थी। उसकी समझदारी और ताकत से अगर कैप्टन थोड़ी देर के लिए चला भी गया तो भी ग्रुप को कोई परेशानी नहीं होगी। आठ संक्षिप्त स्पष्टीकरण के बाद ईशान ने कागज का एक बड़ा टुकड़ा और स्याही ली, फिर शिलालेख को स्तंभ पर मुद्रित कर दिया। बेशक वह इतना बड़ा पत्थर लेकर इधर-उधर नहीं भाग सकता था, इसलिए उसकी विषय वस्तु छापना ज्यादा उपयुक्त था। फिर भी आखिरकार उसे कागज का एक बड़ा टुकड़ा मिल ही गया। रगड़ते हुए शिलालेख को मोड़ने के बाद ईशान ने एक गुब्बारा लिया और जमीन पर लौट आया। उसके समुद्री डाकू समूह के कुछ लोग उसके साथ नीचे गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी आकाश द्वीप पर ही रह गए थे, जैसे नाना और कुछ और। ईशान ने सबको बता दिया था कि वह कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा है और अगर कुछ भी हुआ तो वे राघव चौहान को रिपोर्ट कर दें। अगर कुछ बहुत बुरा हुआ तो राघव चौहान उससे संपर्क करेगा। ईशान अभी भी अपनी डैन मुशी लिए हुए था। सब कुछ समझा दिए जाने के बाद ईशान एक छोटी नाव पर सवार होकर निकल पड़ा। उसने ड्रैगन हंटर्स का युद्धपोत नहीं लिया। युद्धपोत इतना बड़ा था कि उसे अकेले नियंत्रित करना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ईशान को एसएस स्ट्राइकर बहुत पसंद था जो उसकी ज्वाला से चलता था, इसलिए उसने वरुआ से उसके लिए भी वैसा ही एक युद्धपोत बनाने को कहा। अंतर यह है कि यह नाव आग से नहीं बल्कि बिजली से चलती है। ईशान में न केवल बिजली को नियंत्रित करने की क्षमता है बल्कि वज्रपत्थर भी हैं। इसलिए यह ऊर्जा सबसे उपयुक्त थी। ऐसी बेड़ा बनाने के लिए किसी उन्नत तकनीक की जरूरत नहीं होती। वरुआ ने इसे बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं की। ईशान इसे काफी समय से तैयार कर रहा था। वह पहले इस नाव को लेकर ईस्ट ब्लू वापस जाना चाहता था, लेकिन अब उसके पास एक और स्टेशन है। हाँ, बहुत समय हो गया है जब से उसने वापस जाकर अपने परिवार से मिलने के बारे में सोचा था। ईशान को अभी भी नहीं पता कि कुइना जाग गया है, लेकिन उसे अभी भी याद है कि जोरो का 18वां जन्मदिन जल्द ही आने वाला है और वह लड़का अगली सुबह जरूर चला जाएगा। शायद इस बार जब ईशान वापस जाएगा तो वह उससे मिल सकेगा और उसकी हालचाल जान सकेगा। जब सब कुछ तैयार हो गया तो ईशान नाव पर बैठ गया और पाल उतार दिए। जब ईशान ने पहली बार ग्रैंड लाइन में प्रवेश किया था तो उसने सोचा था कि कैसे बाहर निकला जाए, लेकिन बाद में उसे पता चला कि जब उसके पास पर्याप्त ताकत थी तो ग्रैंड लाइन में प्रवेश करना और बाहर निकलना केवल बच्चों का खेल था। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बस शांत बेट ले लो। हालांकि शांत क्षेत्र बड़े समुद्री राजाओं के बसेरों से भरा हुआ है, फिर भी वहां की जलवायु काफी स्थिर थी क्योंकि वहां हवा और धाराएं नहीं थीं। सामान्य परिस्थितियों में एक व्यक्ति की नाव तेज हवा और विशाल लहरों का सामना करने में कमजोर होती है। हालांकि शांत क्षेत्र में इन समस्याओं के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे केवल उन समुद्री राजाओं से निपटना है जो निश्चित रूप से उस पर हमला करेंगे। लेकिन ये समुद्री राजा अब ईशान के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। जब तक उसका सामना किसी ऐसे विशालकाय जानवर से नहीं होता और उसकी नाव पलट नहीं जाती, ईशान को कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस बार ईशान समुद्र में गया और वह सिर्फ एक डैन मुशी लाया, एक शाश्वत मुद्रा जो अलाबस्ता कागज के विशाल टुकड़े की ओर इशारा करती है, और कुछ नहीं। उसे एक और लॉग पोज की आवश्यकता नहीं है,
वह अपनी दिशा को भेदने के लिए सूर्य को देख सकता है और शांत बेट तक पूरे रास्ते नौकायन कर सकता है। बिजली से चलने वाली नाव एक शक्तिशाली मोटर बोट की तरह समुद्र की सतह पर एक सफेद निशान छोड़ गई है, एक रेसिंग कार की तरह तेजी से आगे बढ़ रही है। यान के चेहरे पर समुद्री हवा और पानी उड़ा रही है, लेकिन वह आराम और उत्साहित महसूस कर रहा था। उसे अचानक एस की पीली नाव, मिहॉक्स की छोटी नाव और एडमिरल आओकीजी की साइकिल याद आ गई। ये सभी लोग बिना किसी अपवाद के ग्रैंड लाइन पर अकेले यात्रा करने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा कर सकते थे, और अब ईशान उनमें से एक बन गया है। यह उस समय से एक गुणात्मक छलांग है जब वह एक जहाज में बैठते थे और अब अकेले ही खतरनाक ग्रैंड लाइन पर यात्रा कर रहे हैं। तो एक पल के लिए ईशान नाव पर खड़े होकर समुद्री हवा में दहाड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। ईस्ट ब्लू, मैं आ रहा हूं। यान के जाने के बाद लगातार 3 दिनों तक किस्मत उनके साथ रही और मौसम हमेशा अच्छा रहा, लेकिन चौथे दिन उन्हें एक बड़े तूफान का सामना करना पड़ा। चाहे वह कहीं भी रहा हो, नई दुनिया में या स्वर्ग में, सब एक जैसा ही है। बदलती जलवायु के कारण यात्रा सुगम नहीं हो पाती, लेकिन सौभाग्य से यान का नौकायन अनुभव उसकी यात्रा के दौरान एक सम्मानजनक स्तर तक पहुंच गया। इसलिए इस तूफान के सामने उसने जहाज को बेतहाशा नहीं चलने दिया, बल्कि उसी जगह पर रुककर तूफान से लड़ने का फैसला किया। ऐसा करने का कारण यह था कि जब तूफान जोरों पर हो तो दिशाएं पहचानना नामुमकिन होता है। ऐसे मौसम में आगे बढ़ने पर रास्ता आसानी से भटक सकता है, और यान की छोटी नाव के साथ चाहे हवा और लहरें बहुत तेज क्यों न हो, उसे नाव को स्थिर रखने और बहाव के साथ बहने की पूरी कोशिश करनी पड़ती है। तूफानी मौसम आमतौर पर जल्दी आता और जाता है। जब तक वह इस छोटी सी अवधि में बच जाता है, वह ठीक रहेगा। हालांकि यह तय है कि वह पानी में भीग गया था। शुक्र है कि ईशान ने इस स्थिति का अंदाजा पहले ही लगा लिया था जब उसने पहली बार शिलालेख छापा था, इसलिए इस्तेमाल की गई सामग्री वाटरप्रूफ थी। वरना रगड़ने से शिलालेख गंदा हो जाता और फिर उसे वापस लौट जाना चाहिए था। TN मिशन सफलतापूर्वक विफल। तूफान के बाद मौसम दिन के उजाले जैसा साफ हो गया था। ईशान ने सूरज की ओर देखा और दिशा पहचान ली। ईशान ने अपने गीले कपड़े नाव पर सुखाने के लिए टांग दिए, अपने कपड़े उतारे और नाव पर खड़े होकर उसे नियंत्रित करने लगा। तब से ईशान को ठंड का एक नया स्तर महसूस हुआ है। उसके बेचारे 2 अंडों को उड़ाती समुद्री हवा उसे एक साथ शर्मिंदा और उत्साहित महसूस करा रही थी। खुशकिस्मती से समुद्र में जब तक उसका सामना किसी और जहाज से नहीं होता, किसी को पता नहीं चलेगा। द्वीप छोड़ने से पहले ही उसने एक नक्शा देख लिया था। ट्रावोल्टा द्वीप उत्तरी कैल्म बेल्ट के पास है, लगभग 1 हफ्ते की यात्रा, और उसने इसी दिशा में जाने का फैसला किया। और इस दिशा से बाहर की ओर शांत बेल्ट को पार करते हुए वह स्वयं को उत्तरी नीले क्षेत्र में पाएगा। ईस्ट ब्लू क्यों नहीं? क्योंकि ईशान अब नई दुनिया में है। विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ईशान ईस्ट ब्लू से रिवर्स माउंटेन होते हुए ग्रैंड लाइन में प्रवेश कर गया। दरअसल उसने बस एक मोड़ पीछे की ओर लिया था, यानी ग्रैंड लाइन का पहला हिस्सा ईस्ट ब्लू और साउथ ब्लू के बीच में था। अगर ईशान अभी भी ग्रैंड लाइन के पहले हिस्से में होता तो वह कभी भी कैल्म बेल्ट से सीधे ईस्ट ब्लू में वापस जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से अब वह रेड लाइन पार करके नई दुनिया में पहुंच गया है। अब वह केवल शांत बेल्ट से ही उत्तरी नीली या पश्चिमी नीली दुनिया में जा सकता है। बेशक एक और रास्ता है, यानी वह रेड लाइन पर वापस लौटता है, या तो समुद्र तल में फिशमैन द्वीप के माध्यम से नीचे से गुजरते हुए सबाउडी द्वीपसमूह में वापस जाता है, फिर शांत बेल्ट को पार करता है, या ऊपर से
मारिजोआ से गुजरते हुए ग्रैंड लाइन के पहले आधे हिस्से में वापस आता है। हालांकि फिशमैन द्वीप का रास्ता बहुत खतरनाक है। ईशान को समझ नहीं आ रहा कि अपनी नाव पर कहां लेप लगाए। उसे लगता है कि केवल सबाउडी द्वीपसमूह द्वारा उत्पादित राल ही समुद्र तल के भारी दबाव का सामना कर सकती है, इसलिए यह रास्ता एक तरफा लग रहा था। जहां तक लाल रेखा पार करके मारिजोआ जाने की बात है, हाँ छोड़ो। ईशान का अनुमान है कि भले ही वह अब शिचिबुकाई हो, उसे मारिजोआ के पास जाने से मना कर देना चाहिए, क्योंकि उस पर एक दिव्य ड्रैगन को मारने का आपराधिक रिकॉर्ड है। अगर ईशान वहां दोबारा दिखाई देता है तो हो सकता है कि तीनों एडमिरल उसका साथ दें। ईशान अब इतनी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वह सीधे नॉर्थ ब्लू चला गया, क्योंकि नॉर्थ ब्लू से भी रिवर्स माउंटेन से जुड़ी एक सड़क थी जहां से वह ईस्ट ब्लू वापस आ सकता था। यार, इन सबका मन साहसिक है। ईशान दूसरे महासागरों के नज़ारे भी देखना चाहता है। ईशान के समुद्र में जाने के लगभग 20 दिन बाद उत्तरी ब्लू में लवनील राज्य के पास समुद्र में एक समुद्री डाकू जहाज तैर रहा था। समुद्री लुटेरों का जहाज धीरे धीरे डूब रहा था। उसका पतवार क्षति के निशानों से भरा हुआ था और वह दाहिनी ओर से नीचे गिर रहा था। हालांकि जहाज डूब रहा था, लेकिन उस पर सवार नाविक खुद को या जहाज को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। किसी और वजह से नहीं, इस समुद्री लुटेरों के जहाज पर सवार सभी लोग मर चुके हैं। लाशें डेक और केबिन में बिखरी पड़ी थीं और जहाज अभी भी बारूद की गंध से भरा हुआ था। जाहिर है, इस समुद्री डाकू जहाज ने अभी अभी एक भीषण युद्ध देखा था और बदकिस्मती से यह युद्ध हारने वाले पक्ष का था। डूबते जहाज से कुछ ही दूरी पर एक और बड़ा समुद्री डाकू जहाज था और वे युद्ध के विजेता थे। विजयी पक्ष होने के कारण समुद्री डाकू जहाज व्यस्त लोगों से भरा हुआ था। वे लूटे गए माल और जब्त की गई आपूर्ति की गिनती कर रहे थे, साथ ही जहाज के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत और घायलों को बचाने में भी लगे हुए थे। इस समुद्री डाकू जहाज पर एक काला समुद्री डाकू झंडा लहरा रहा था। उस पर बने पैटर्न की पृष्ठभूमि में एक लोहे का क्रॉस बना था और लोहे के क्रॉस के बीच में एक अजीब सा चेहरा था जो कुछ डरावना लग रहा था। जहाज पर मौजूद समुद्री डाकू अपने खाली समय में अपने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ इस समुद्री डाकू झंडे को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाए बिना नहीं रह सके, क्योंकि उनका समुद्री डाकू समूह उत्तरी ब्लू में नए उभरे 3 सबसे प्रसिद्ध समूहों में से एक था। उनके कप्तान पर 149 मिलियन बेरीज का इनाम था, जिसे जादूगर बेसिल हॉकिंस के नाम से जाना जाता था। यह सही है, यह समूह हॉकिंस समुद्री डाकू था। हॉकिंस पायरेट्स ने एक समुद्री डाकू समूह को हरा दिया जो उन्हें समुद्र के पार चुनौती देना चाहता था। लड़ाई जल्दी खत्म हो गई। हॉकिंस पायरेट्स समूह ने आसानी से प्रतिद्वंद्वी को कुचल दिया और पूरे समुद्री डाकू समूह का सफाया कर दिया। चालक दल फसल की छंटाई कर रहा था, जबकि समुद्री डाकू समूह का कप्तान और प्रमुख बेसिल हॉकिंस डेक पर बैठा था। उसके हाथ में टैरो कार्ड थे। हॉकिंस के लंबे सुनहरे बाल हैं और उनका सबसे खास निशान उनके माथे पर बना टैटू है जो बारकोड जैसा दिखता है। उनके सामने कई कार्ड रखे हुए हैं और उन्हें उलट पलट कर रखा गया है। अजीब। हॉकिंस ने कार्ड पर भविष्यवाणी के परिणामों को देखा और धीमी आवाज में फुसफुसाया, पिछली भविष्यवाणी में हमारे समुद्री डाकू समूह के बचने की संभावना 50% थी, लेकिन अब लड़ाई के बाद भी यह संभावना वही है। उसके मुंह से कुछ संदिग्ध शब्द निकले, लेकिन उसके हाव भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। वह हमेशा लोगों को यह एहसास दिलाता रहता था कि उसे चेहरे का लकवा मार गया है। उसके बगल में हॉकिंस पायरेट्स के सदस्य स्वाभाविक रूप से अपने कप्तान की भविष्यवाणी करने की क्षमता से वाकिफ थे।
यह सुनकर वे एक दूसरे को निराशा से देखते हुए बोले, कप्तान, क्या ऐसा हो सकता है कि जो समुद्री डाकू अभी हमसे लड़े थे वे हमारे असली दुश्मन न हो? इसे समझने का यही एकमात्र तरीका है। हॉकिंस ने एक कार्ड उठाया और स्थिति का अवलोकन करने के लिए उसे अपने सामने रख दिया। भविष्यवाणी के परिणामों के अनुसार हमारे समुद्री डाकू समूह के सभी सदस्यों के मरने की 50% संभावना है, जो दर्शाता है कि हमारा असली दुश्मन बहुत शक्तिशाली है। बचने और मरने की संभावना हमारे निर्णय पर निर्भर करती है। एक बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन। यह सुनकर हॉकिंस समुद्री डाकू समूह के सदस्य आश्चर्यचकित हो गए और बोले, क्या यह ट्राफल्गर लॉस समूह हार्ट पायरेट्स या देवराज समुद्री डाकू हो सकता है? क्या हम उनमें से किसी का सामना करेंगे? हॉकिंस पायरेट्स, हार्ट पायरेट्स और देवराज पायरेट्स हाल के दिनों में नॉर्थ ब्लू में 3 सबसे सक्रिय समूह हैं। उन्होंने अभी तक ग्रैंड लाइन में प्रवेश नहीं किया है। इन तीनों समूहों के कप्तान पहले ही 100 मिलियन बाउंटी स्तर पार कर चुके हैं। पूर्वी ब्लू में लाखों इनाम वाले समुद्री डाकुओं के विपरीत अन्य 3 ब्लू में समुद्री डाकुओं की गतिविधियां बहुत अधिक हैं, इसलिए इन समुद्री डाकुओं के इनाम स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक हैं। लेकिन आजकल केवल इन 3 समूहों के कप्तानों पर ही 100 मिलियन से अधिक का इनाम है। ये 3 समुद्री डाकू समूह नॉर्थ ब्लू की 3 सबसे मजबूत ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि तीनों में से कौन किसे कुचल सकता है। इसलिए अपने दल के लिए हॉकिंस अनिर्णित हैं। वह अपने हाथ में रखे टैरो कार्ड को घूर रहा था। उस कार्ड पर एक कंपास पैटर्न बना हुआ था। भविष्यवाणी में इसका मतलब होता था कि दुश्मन दक्षिण दिशा से आ रहा है। इसलिए हॉकिंस उठा और नाव के किनारे जाकर दक्षिण दिशा में देखने लगा। इस दिशा में हम क्या खोज सकते हैं? हॉकिंस ने अपने नाविकों से पूछा। नाविक एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए और फिर बोले, कैप्टन, आप भूल गए हैं कि लवनील साम्राज्य शांत बेल्ट का सबसे निकटतम देश है और इसके दक्षिण में हम शांत बेल्ट में प्रवेश करेंगे। शांत बेल्ट, ग्रैंड लाइन? हॉकिंस ने सोचते हुए कहा, ग्रैंड लाइन, जिसकी दुनिया तारीफ करती है, जहां रवि ने अपना खजाना गड़ाया था, शायद हमें वहां जाकर देखना चाहिए। हॉकिंस अब 28 साल का हो गया है, लेकिन वह लंबे समय से समुद्री डाकू नहीं रहा है। एक शैतान फल उपयोगकर्ता के रूप में वह अपनी शक्तियां प्राप्त करने के बाद ही उभरा। लेकिन अब उनका पायरेट ग्रुप नॉर्थ ब्लू में एक ऐसी ताकत बन गया है जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता, साथ ही ट्राफल्गर लक्ष्य और एक्स ड्रेक भी। ये तीनों पायरेट अब नॉर्थ ब्लू में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे देखना चाहते हैं कि ब्लूज का सबसे मजबूत ग्रुप कौन सा है। जहां तक ग्रैंड लाइन की बात है, ये तीनों समुद्री डाकू वहां जाने के लिए उत्सुक हैं। दुनिया का वह हिस्सा साहसी लोगों के लिए स्वर्ग है और अपनी शक्ति को परखने की जगह। ग्रैंड लाइन में तरह तरह की किंवदंतियां नए लोगों को चुनौतियों के लिए आकर्षित कर रही हैं। हॉकिंस अच्छी तरह जानता है कि सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि दिल और देवराज समुद्री डाकू भी हर कोई वहां कदम रखने की योजना बना रहा है, बस तभी जब उसे लगे कि वह तैयार है। दरअसल जब उसने कैन बेल्ट शब्द सुना तो हॉकिंस को लगा कि वह ग्रैंड लाइन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। हालांकि उनकी भविष्यवाणी के परिणामों ने उन्हें केवल एक चेतावनी संकेत दिया। 50% संभावना है कि मौत उसका और उसके दल का पीछा करेगी। दूसरे शब्दों में, यह बहुत संभव है कि उसका पूरा समुद्री डाकू समूह एक ही दिन में ढह जाए। इतना शक्तिशाली दुश्मन और इतना बड़ा खतरा अन्य 2 समुद्री डाकू समूहों के कारण नहीं होना चाहिए। वह यह सोच ही रहा था कि मस्तूल पर बैठा पहरेदार अचानक चिल्लाया, कैप्टन, लगता है आगे कुछ है।
हॉकिंस ने अपना सिर उठाया, चौकीदार की ओर देखा, फिर अपना सिर घुमाया और उसके हाथ की दिशा की ओर देखा। उस क्षण वह चौंक गया, क्योंकि चौकीदार जिस दिशा की ओर इशारा कर रहा था वह दक्षिण की ओर थी। शांत बेल्ट। इस दिशा ने तुरंत सभी हॉकिंस समुद्री लुटेरों का ध्यान खींचा। उन्होंने अपना काम रोक दिया और जहाज के किनारे आ गए। फिर उन्होंने सूरज की रोशनी रोकने के लिए अपने माथे पर हाथ रखे और आगे क्या है यह देखने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। दूरी थोड़ी अधिक थी, इसलिए वे अभी भी समुद्र की सतह पर कुछ भी नहीं देख सके। हालांकि जब सभी ने सोचा कि शायद चौकीदार से गलती हो गई है, तभी अचानक दूर समुद्र में पानी का एक बड़ा सा उछाल आया। एक बहुत बड़ा समुद्री राजा, जो सांप की तरह दिखता है, अचानक समुद्र की सतह के नीचे से उछला और फिर बहुत ऊंचाई से सीधे पानी की ओर नीचे गिरा। ऐसा लग रहा था जैसे यह सी किंग शिकार पर निकला हो। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि वह किसका शिकार कर रहा है, लेकिन उसके दिखने से आगे समुद्र की सतह हिल रही थी। हॉकिंस समुद्री लुटेरों के सदस्य यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले कभी समुद्री राजा नहीं देखा था, लेकिन इतना विशाल समुद्री राजा पहली बार देखा था। कैप्टन, एक समुद्री डाकू को होश आया और उसने चिंता से कहा, यह शांत क्षेत्र का कोई उच्च श्रेणी का समुद्री राजा होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह हमारे उत्तरी ब्लू में इतनी दूर क्यों आ गया। हमें जल्दी से वहां से हट जाना चाहिए। हॉकिंस ने सिर हिलाया और चिल्लाया, पतवार घुमाओ, चलो यहां से निकल चलें। मुझे उम्मीद है कि वह आदमी अपना शिकार खत्म करने के बाद उत्तरी सागर में ही नहीं रुकेगा। उस पल हॉकिंस को लगा कि उसके समूह का भाग्य इस विशाल सी किंग से जुड़ा है। जीवन मरण के तथाकथित निर्णय के विचार से हॉकिंस ने तुरंत उन्हें भागने का आदेश दिया। हालांकि जब उनके समुद्री डाकू जहाज ने अभी अभी अपना चक्कर पूरा किया था, तो अचानक एक तेज चीखने की आवाज आई और हॉकिंस समुद्री डाकू के सदस्यों ने डर के मारे अपना सिर घुमाया और पाया कि विशाल सी किंग, जो अभी अभी समुद्र में उत्पात मचा रहा था, दो हिस्सों में कटा हुआ समुद्र की सतह की ओर गिर रहा था। इस समुद्र राजा का सिर किसी चीज से काटा गया था। धमाका! नीचे गिरे शरीर का वजन कम से कम 10 टन से ज्यादा था, जिससे चारों तरफ बड़ी बड़ी लहरें उठ गईं। विशाल समुद्री राजा की हत्या को देखकर हॉकिंस समुद्री डाकू समूह के सभी सदस्य कुछ देर तक अपने होश में नहीं आ सके तथा उस क्षेत्र को देखते रहे जहां समुद्री राजा मारा गया था। 1 मिनट बाद समुद्र की सतह आखिरकार शांत हो गई। तब तक सभी को साफ दिखाई दे रहा था कि समुद्र पर एक छोटी सी लहर रेखा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। यह कोई इंसान है। चौकीदार डर के मारे चिल्लाया, कोई आदमी समुद्र में तैर रहा है। यह सुनकर पूरा दल कांप उठा। आसपास के पानी में देखा, कोई जहाज नजर नहीं आया। यह तैराक कहां से आया? क्या हो सकता है कि इस व्यक्ति का शिकार उस विशाल समुद्री सांप ने किया हो? कैप्टन, क्या हम अभी भी जा रहे हैं? एक सदस्य ने हॉकिंस से पूछा। हॉकिंस अब कुछ भी जवाब देने में सक्षम नहीं था। इसमें कोई शक नहीं कि समुद्र राजा इसी तैराक द्वारा मारा गया था। अगर यह व्यक्ति उसकी भविष्यवाणी में दुश्मन है, तो हॉकिंस के लिए तुरंत वहां से चले जाना स्वाभाविक है। लेकिन समस्या यही है। तथाकथित निर्णायक विकल्प को किसी भी तरह से समझाया जा सकता है। कौन जाने कि छोड़ने का फैसला सही है या गलत? यदि तैराक व्यक्ति बचाव नाव की तलाश कर रहा था और वे उस क्षेत्र को छोड़कर चले गए तथा उसकी उपेक्षा कर दी, तो क्या इससे उनके लिए कोई आपदा आ जाएगी? रुको! हॉकिंस ने इस बारे में सोचा और अंततः ऐसा निर्णय लिया। इसलिए बाकी लोगों ने बात करना बंद कर दिया और पानी की रेखा को घूरने लगे जो करीब और करीब आती जा रही थी।
जब पानी की रेखा करीब पहुंची तो सभी को पता चला कि यह वास्तव में एक व्यक्ति था और उसकी तैरने की गति काफी तेज थी। ऐसा लगता है कि चूंकि उसने देखा कि हॉकिंस की नाव उसके ठीक सामने थी, इसलिए तैराक ने अपनी गति थोड़ी बढ़ा दी और जहाज की ओर दौड़ पड़ा। कैप्टन, हमें क्या करना चाहिए? क्या उसे जहाज पर आने की इजाजत है? एक क्रू मेंबर ने हॉकिंस से फिर पूछा। हॉकिंस ने कहा, अगर हम उससे नहीं मिलते तो हम यह नहीं जान सकते कि यह व्यक्ति दुश्मन है या दोस्त। जल्द ही जब वह व्यक्ति जहाज के पास पहुंचा तो हॉकिंस समुद्री डाकुओं के लोगों ने रस्सी की सीढ़ी नीचे कर दी और उस व्यक्ति को ऊपर चढ़ने दिया। धिक्कार है। आखिरकार मुझे एक जहाज मिल ही गया। जैसे ही तैराक नाव पर चढ़ा, डेक पर बैठ गया और हांफने लगा। हॉकिंस ने तैराक को देखा और पाया कि वह एक नौजवान था। वह बिना कपड़ों के था, कमर में कटाना, दाहिने हाथ पर एक छोटी सी घंटी वाली पट्टी और गीले बालों की एक चोटी बंधी थी। तुम कौन हो? हॉकिंस बिना पूछे पूछ बैठा, और क्या तुमने उस समुद्री राजा को मार डाला? ओह हाँ, मैंने उस कमीने को मार डाला। युवक ने हाथ उठाकर कहा, वह आदमी बहुत चालाक है। जब से मैं शांत बेल्ट में आया हूं तब से वह चुपचाप मेरा पीछा कर रहा है। नतीजा यह हुआ कि जब वह उस इलाके से निकलने ही वाला था, उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं जिंदा ही खा जाने वाला था। शांत बेल्ट। हॉकिंस क्रू का एक सदस्य यह सोचे बिना नहीं रह सका, क्या आप शांत बेल्ट से तैरकर आए हैं? बस आधा ही। युवक बोला, मैं बीच में ही अपनी नाव खो बैठा। तुम झूठ बोल रहे हो। एक समुद्री डाकू चिल्लाया, शांत पट्टी कम से कम 100 मील चौड़ी है। अगर तुम आधी दूरी तक भी तैरना शुरू करो तो वह कम से कम 50 मील होगी। तुम इतनी दूर कैसे तैर सकते हो? हाँ, यह बहुत कठिन है। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तेजी से तैरना होगा, वरना कई समुद्री राजा तुम्हें निशाना बना लेंगे। समुद्री डाकू एक दूसरे को निराशा में देखते थे। वे इस आदमी की बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन दूसरी तरफ से जो कहा जाता था उससे उन्हें हमेशा यह आभास होता था कि वह वास्तव में यहाँ तैर रहा था। हॉकिंस ने इस समय फिर से कहा, आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है, आपका नाम क्या है? युवक एक क्षण के लिए ठिठक गया और फिर बोला, बेहतर होगा कि मैं आपको अपना नाम न बताऊं, यह सही है, आप समुद्री डाकू हैं, आप काफी परिचित दिखते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि शांत पट्टी से आया यह युवक स्वाभाविक रूप से ईशान है। हालांकि उसने शांत पट्टी पार करने का फैसला किया, फिर भी उसने इसके खतरे को कम करके आंका। उसकी बेचारी छोटी नाव शांत पट्टी में विशालकाय सी किंग्स के एक समूह से टकराकर पलट गई। ऐसा नहीं था कि इन विशालकाय सी किंग्स ने उस पर हमला किया था, बल्कि उसकी बदकिस्मती थी कि वह और उसकी बेड़ा एक बड़े सी किंग्स की पीठ पर सवार थे, और जब सी किंग्स अचानक पानी से बाहर आया तो ईशान फिसल गया और सीधे नीचे गिर गया, लेकिन उसकी नाव सी किंग्स की पीठ पर ही रही। उसके गिरने के कुछ क्षण बाद नाव सी किंग्स की चिकनी पीठ पर फिसल गई। जब वह अपनी पूंछ तक पहुंची तो सी किंग्स ने धीरे से अपना शरीर हिलाया और बेड़ा चकनाचूर हो गया। बेशक ईशान सी किंग से मुआवजा तो नहीं मांग सकता था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि विशाल सी किंग का गुस्सा हल्का था और उसने उसे नोटिस नहीं किया, इसलिए वह जल्दी से तैरकर वहां से चला गया। और अगली यात्रा के लिए ईशान सचमुच पूरी दूरी तैरकर पार कर गया। रेले की ट्रेनिंग की बदौलत यान का तैराकी कौशल चरम पर पहुंच गया है। इसके अलावा ईशान इतने लंबे समय से राघव चौहान के गुरुत्वाकर्षण के दबाव में अभ्यास कर रहा है, इसलिए उसके पास इतनी दूरी तैरने के लिए पर्याप्त सहन शक्ति है। रास्ते में ईशान पर कुछ अन्य सी किंग्स ने भी हमला किया।
वे जरूरी नहीं कि उसे खाने के बारे में सोच रहे थे, उनमें से कुछ बस उत्सुक हो सकते हैं। वे देखना चाहते थे कि वह छोटी सी चीज क्या है, और इससे ईशान को बहुत परेशानी हुई। जो लोग उसे खाना चाहते थे उन्हें मार दिया गया, और जिज्ञासुओं के लिए ईशान केवल उनके साथ खेल सकता था। और जब वे रुचि खो देते हैं और चले जाते हैं, तब वह तैरने के लिए वापस जाता है। अंतिम के रूप में विशाल समुद्री सांप, यह चुपचाप समुद्र के किनारे दुबका हुआ था, ईशान का पीछा कर रहा था। और जब वह शांत बेट से बाहर निकलने वाला था तो यह अचानक उसकी ओर बढ़ गया। ईशान तैयार नहीं था, और अप्रत्याशित रूप से उसने खुद को एक बड़े खुले मुंह के अंदर फंसा पाया। सौभाग्य से उसने जल्दी से प्रतिक्रिया की और अपने विरोधियों के मुंह बंद होने से पहले भाग गया, और फिर सी किंग से लड़ना शुरू कर दिया। समुद्र राजा को मारने के बाद ईशान ने अपने सामने एक जहाज देखा, इसलिए वह सीधे उनकी तरफ तैर गया। लेकिन सौभाग्य से दूसरी तरफ के लोगों ने जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद भी वहां से नहीं हटे। हालांकि जहाज पर चढ़ने के बाद ईशान को पता चला कि यह एक समुद्री डाकू जहाज था। उसे खास तौर पर हैरानी इस बात की हुई कि उसने हॉकिंस को पहचान लिया, जो भविष्य का सुपरनोवा था। हाँ, हॉकिंस नॉर्थ ब्लू में पैदा हुआ एक समुद्री डाकू है, लेकिन उसे अगले साल यह इलाका छोड़कर ग्रैंड लाइन में जाना चाहिए और सबसे खराब पीढ़ी का सदस्य बन जाना चाहिए। ईशान हॉकिंस के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन कम से कम वह इस व्यक्ति को जानता तो था, इसलिए उसे लगा कि उसकी किस्मत अच्छी है। नॉर्थ ब्लू पहुंचते ही उसकी मुलाकात एक प्रभावशाली व्यक्ति से हुई। हालांकि ईशान उनके बचाव के लिए आभारी था, लेकिन उसे अभी भी एक प्रभाव डालना था और वह एक समुद्री डाकू समूह के प्रति विनम्र नहीं होगा। इसलिए उसने हॉकिंस से कहा, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे खेद है, मैं कुछ समय के लिए आपके जहाज पर कब्जा करने जा रहा हूं। ईशान ने अपनी नाव खो दी है, इसलिए उसे यात्रा करने के लिए नया रास्ता खोजना होगा। उसे लगा जैसे उस पर किसी तरह का श्राप लगा हुआ है। जब वह अकेले यात्रा करता है तो अक्सर किसी भी तरह के लोगों के साथ हो लेता है या उनकी गाड़ियां चुरा लेता है। व्यापारी जहाज, युद्धपोत, इक्के की नाव, व्हाइटबर्ड का जहाज वगैरह वगैरह। अगर आरव खाने पीने का दीवाना है तो ईशान सस्ती यात्रा करने वाला पागल है, क्योंकि हर बार जब वह नाव से सैर पर जाता था तो लगता था कि उसने कोई पैसा नहीं दिया। इस समय वह और आरव जुड़वा भाई जैसे हैं। और अब ईशान ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया है। उसने तय कर लिया है कि वह यात्रा के लिए एक पैसा भी न देने की अपनी परंपरा नहीं तोड़ेगा, हॉकिंस को नजरअंदाज करेगा और उसकी नाव ले लेगा। हालांकि हॉकिंस समुद्री डाकू के सदस्य स्पष्ट रूप से इयान की कठिनाइयों को नहीं समझ पाए। ईशान ने जो कहा उसे सुनने के बाद हॉकिंस समुद्री डाकू अचानक चिल्ला उठे, क्या मतलब है तुम्हारा? हमारा जहाज जब्त करने जा रहे हो? अरे यार, अपने आप को क्या समझते हो? सी किंग को मारना कोई बड़ी बात मत समझो। इन असभ्य समुद्री लुटेरों का ज्ञान अपेक्षाकृत उथला है। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ईशान, जो शांत बेट से होकर आया था, कैसा इंसान था। उन्हें बस लगा कि उनके समूह के शान को भड़काया गया है। ईशान यह भी जानता है कि ये लोग इतने उग्र नहीं हैं, वे तो बस अनुयायियों का एक समूह थे, इसलिए उसने उनकी ज्यादा परवाह नहीं की और बस मुस्कुराते हुए हॉकिंस की ओर देखा। ईशान और कोशिरो लंबे समय से एक साथ हैं, इसलिए उसकी मूर्खतापूर्ण मुस्कान उसके सेंसेई के समान थी, जो सभी प्राणियों के लिए हानिरहित दिखती है। हालांकि बिना कारण जाने हॉकिंस को लगा कि इयान की मुस्कान बहुत खतरनाक थी। यद्यपि वह ईशान को खाली नजरों से देख रहा था, उसका मन विभिन्न पात्रों के चेहरे के भावों को याद कर रहा था तथा इयान के रूप को ढूंढने की कोशिश कर रहा था,
ताकि इस लड़के की पहचान का पता लगाया जा सके। लेकिन दुर्भाग्यवश ईशान समुद्र से तैरकर आया था, इसलिए उसने अपनी बिना आस्तीन वाली विंडब्रेकर या भालू के कान वाली टोपी नहीं पहनी थी। इसलिए कुछ समय के लिए हॉकिंस को इयान के चेहरे जैसा कोई चेहरा नहीं मिला। बिल्कुल नहीं, लोगों की यादें आमतौर पर अल्पकालिक होती हैं और कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। हॉकिंस ईशान को पहचान नहीं पाया। अपने सामान्य व्यक्तित्व के कारण वह ईशान को सीधे समुद्र में फेंक सकता था, लेकिन हॉकिंस की भविष्यवाणी के कारण वह ईशान के साथ ज्यादा सावधानी बरत रहा था। इस भविष्यवाणी के परिणाम के कई स्पष्टीकरण हैं। यह संभव है कि यह संभावना हॉकिंस के निर्णयों से संबंधित हो, लेकिन इयान के विचारों से भी। हॉकिंस का सहयोग करना या न करना, इयान का मूड चिड़चिड़ाया लापरवाह होना निश्चित रूप से अंतिम परिणाम को प्रभावित करेगा। इस प्रकार की भविष्यवाणी सबसे अधिक परेशान करने वाली होती है। भविष्य में सुपरनोवा बनने के लिए हॉकिंस के पास पर्याप्त चतुराई है। उसने धीरे से ईशान से पूछा, रिक्विजिशन से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मेरा जहाज अपने कब्जे में लेना चाहते हो? सच में नहीं, ईशान बोला। किसने सोचा था कि नॉर्थ ब्लू पहुंचते ही मैं तुम्हारे समुद्री डाकुओं के समूह से मिलूंगा। मुझे तो बस रिवर्स माउंटेन जाने के लिए एक जहाज चाहिए। अगर तुम सहयोग करो तो यह सिर्फ ज़्यादती है। अगर तुम सहयोग नहीं करते तो यह डकैती है। हॉकिंस ने सिर हिलाया और कहा, मैं इस समूह का कप्तान हूं। आखिरी फैसला मेरा ही है और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे शब्द कहे और मेरे जहाज का इस्तेमाल करना चाहे तो क्या ये बहुत ज्यादा नहीं होगा, और साथ ही मेरा अपमान भी होगा। समुद्री डाकू हमेशा समुद्री डाकू ही रहेंगे, अहंकारी और घमंडी लोग। हालांकि हॉकिंस को यकीन नहीं था कि यह आदमी कौन है, फिर भी वह 10 करोड़ से ज्यादा के इनाम वाला कप्तान है। बेशक उसके लिए एक रहस्यमय व्यक्ति की कुछ बातें मानना अतार्किक है, भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी ग्रैंड लाइन से ही क्यों न हो। ईशान ने अपनी ठुड्डी को छुआ और बड़ी उत्सुकता से बोला, तो तुम्हारा क्या मतलब है? यह बहुत आसान है। शैतान पर विजय पाने का चरण। हॉकिंस का चेहरा अचानक एक भूतिया बिजू का चेहरे में बदल गया और उसका शरीर लंबा हो गया और ढेर सारे भूसे से ढक गया, जिसके लंबे धातु के नाखून पंजों का काम कर रहे थे। जैसे ही रूपांतरण पूरा हुआ, उसका हाथ हिंसक रूप से ईशान की ओर पटक दिया गया और हवा में चीरते हुए तीखे नाखूनों ने तेज सीटी की आवाज निकाली। हॉकिंस को लड़ाई शुरू करते देख उसके समुद्री डाकू दल के सदस्य तुरंत पीछे हट गए और एक खुली जगह बना ली। हालांकि वे थोड़े हैरान भी थे। हॉकिंस ने युद्धों में इस राक्षसी परिवर्तन का इस्तेमाल कम ही किया था। उसकी तलवारबाजी ज्यादातर लड़ाइयों के लिए काफी थी। जब उनका सामना पिछले दुश्मन से हुआ तो उसने उनसे निपटने के लिए बस अपनी भूसी की तलवार का इस्तेमाल किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका नेता इस युवक का सामना इतनी गंभीरता से करेगा। जब ईशान जहाज पर चढ़ा तो हॉकिंस ने तुरंत अपना तुरुप का पत्ता चला दिया। वाह! ईशान पीछे कूदा, हॉकिंस के हमले को चकमा दिया और आश्चर्य से बोला, क्या तुम लड़ाई शुरू करने से पहले मुझे कम से कम सूचित तो करोगे? देरस्वेर मेरा पायरेट ग्रुप भी ग्रैंड लाइन पर कदम रखेगा। हॉकिंस की आवाज अपने रूपांतरण के कारण खोखली लग रही थी, कह रही थी, चूंकि हम यहाँ मिल रहे हैं तो देखो कि ग्रैंड लाइन इतनी भयानक है भी या नहीं। यह सुनकर ईशान हंसे बिना नहीं रह सका। उसकी हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मिहॉक की क्रेग से मुलाकात के समय थी, और उसे धारदार पत्थर की तरह इस्तेमाल किया गया था। अंतर यह है कि जब क्रेग का मिहॉक से सामना हुआ तो उसका पूरा बेड़ा नष्ट हो गया, तो अब हॉकिंस समुद्री डाकुओं का क्या होगा?
अपना सिर हिलाते हुए ईशान ने अपनी तलवार भी नहीं निकाली। सेनबोंजाकुरा अभी भी उसके हाथ में था। फिर उसने सीधे हॉकिंस के वार को रोक दिया। वाह, कितनी ताकत थी! ईशान खड़ा हो गया और थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उसने सोचा भी नहीं था कि हॉकिंस इतने बड़े बिजुका में बदल जाएगा, और यह कोई भ्रम भी नहीं था। इस झटके के साथ उसका शरीर हिल गया। हॉकिंस ने कुछ नहीं कहा और एक के बाद एक कई वार किए। ईशान थोड़ा और गंभीर हो गया और आगे आने वाले हमलों को रोकता रहा। हालांकि इस समय हॉकिंस ने हिंसक रूप से अपना मुंह खोला और ईशान पर अपने मुंह से तलवार थूक दी। यह वही पश्चिमी तलवार है जो वह अपनी कमर में लटकाए हुए था। शरीर परिवर्तन के बाद उसने इसे अपने शरीर में छिपा लिया और अपने दुश्मन पर वार करने के लिए मुंह से थूक दिया। हॉकिंस ने सोचा कि इससे कम से कम ईशान को चोट पहुंचेगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जिस समय उसकी तलवार बाहर निकली, उसके सामने अचानक प्रकाश की एक किरण चमक उठी। ईशान ने हॉकिंस की तलवार निकलते ही उसे दो टुकड़ों में काट दिया। फिर बुशोशोकु काका से उसका पैर काला पड़ गया। हॉकिंस की कमर के किनारे लात मारी। धमाका! जबरदस्त ताकत के चलते हॉकिंस उछलकर एक तरफ गिर गए और केबिन में जा गिरे, जिससे केबिन में एक बड़ा सा छेद हो गया। उसी समय लवनील साम्राज्य की सड़कों पर एक समुद्री डाकू जैसा दिखने वाला व्यक्ति अपने साथियों के साथ बातें कर रहा था और हंस रहा था। तभी अचानक पतली हवा से एक बल का विस्फोट हुआ और उसकी कमर पर आघात हुआ, जिससे वह क्षैतिज रूप से उड़ गया और पास की दुकान की कांच की खिड़की को तोड़ दिया। उसके साथी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। कुछ क्षण मौन रहने के बाद वे समझ नहीं पाए कि क्या हुआ था। नाव पर हॉकिंस जल्दी से गड्ढे से बाहर निकल आया। वह पूरी तरह से ठीक दिख रहा था। ईशान थोड़ा हैरान था। वह मार्शल आर्ट्स में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन इस दौरान उसने अपने सुसज्जित कार्ड को रॉबर्ट गार्सिया और यूरी सकाजाकी जैसे कुछ किंग ऑफ फाइटर्स कार्ड्स से बदल दिया था, और उसकी मौजूदा ताकत भी काफी बढ़ गई थी। तो इस साथी के लिए कुछ 100 किलोग्राम का प्रभाव तो तय था, लेकिन इसका असर उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। जैसे ही ईशान सोच रहा था कि क्या बिजुका में तब्दील होने से नुकसान कम हो जाएगा, उसने देखा कि एक अजीब वुडू गुड़िया हॉकिंस बिजुका की बाह से रेंगकर जमीन पर गिर रही है। वुडू गुड़िया की कमर टूट गई थी। एक क्षण के लिए ईशान को एहसास हुआ कि हॉकिंस की अजीब शैतान फल क्षमता उसे क्षति स्थानांतरित करने के लिए वुडू गुड़िया को कठपुतलियों के रूप में उपयोग करने की अनुमति देती है। हॉकिंस ने उसकी अस्थायी अमरता का फायदा उठाया और उस पर फिर से भयंकर हमला किया। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ईशान उस समय उनसे भी ज्यादा उत्साहित होगा। उसके पास डैमेज ट्रांसफर करने वाली कितनी डॉल्स हैं? 5, 10 या उससे ज्यादा? ईशान को यह तो नहीं पता था, लेकिन उसे बस एक बात का यकीन था, वो ये कि हॉकिंस कई बार जरूर झेल सकता है। हाँ, आखिरकार मुझे कोई ऐसा मिल गया जो मेरे कॉम्बो का विरोध कर सकता है। ईशान ने हॉकिंस के हमलों का मुकाबला करते हुए ऐसा सोचा। तभी हॉकिंस ने एक गलत कदम उठाया और तुरंत ही एक वार उसके कमर में जा लगा। हालांकि अजीब बात यह है कि एक बड़ा जापानी कार्ड जिसे हानाफुडा फूल कार्ड के रूप में जाना जाता है, हॉकिंस की कमर पर दिखाई दिया। जब उसे काट दिया गया तो यह तुरंत बीच में एक साफ सुथरे कट के साथ गायब हो गया। यह अभी खत्म नहीं हुआ था। ईशान, जो अभी अभी हॉकिंस से आगे निकला था, बहुत तेजी से वापस मुड़ा और हमला जारी रखा। ईशान ने हॉकिंस को 4 बार आगे पीछे किया। हर बार जब वो वार करता तो बड़े जापानी पत्ते का भ्रम दोहराया जाता। बिल्कुल सही अंदाजा लगाने वालों के लिए यह एक नया 4 सितारा कार्ड है जो ईशान ने हाल ही में निकाला है। समुराई शोडाउन वर्ल्ड से जेंजुरो किबागामी
और ईशान ने अभी अभी अपनी खास चाल चली है, चेरी ब्लॉसम स्लाइस। 4 वार करने के बाद ईशान ने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को अचानक घुमाकर अपनी तलवार को ऊपर उठाया और तलवार के ब्लेड में बैंगनी रंग की आभा आ गई। बिजली के पंख। हॉकिंस का पूरा शरीर जोरदार प्रहार से ऊपर उठ गया। फिर भी ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ईशान ने अपनी तलवार नीचे की, उसे बाएं हाथ से पकड़ा, फिर दाएं हाथ से उठाया। बैंगनी रंग की लौ का एक विशाल नुकीला गोला डेक से टकराकर गिरते हुए हॉकिंस की ओर बढ़ा। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, जलती हुई नुकीली लौ ने उसे छुआ, ठीक से सोचा और फट गया। आग का एक प्रचंड बादल आसमान में उठ गया और हॉकिंस का शरीर वैसे ही पड़ा रहा जैसे वह गिरते समय था, बिना हिले-डुले तैरता रहा। यह पहली बार है जब ईशान ने यामी बरई का इस्तेमाल अनन्य खजाने या साकानी रत्न के साथ किया है। बैंगनी ज्वाला में नहाते हुए हॉकिंस को लगा जैसे समय पूरी तरह रुक गया हो। तभी ईशान ने दोनों हाथों से